नमस्कार साथियों, आपने 37 नंबर टेस्ट दिया होगा। तो ये सॉल्यूशन है 37 नंबर टेस्ट का, भाग ए रीजनिंग का, है ना। तो यहाँ आपसे जो भी प्रश्न नहीं हुआ तो इस सॉल्यूशन के माध्यम से आप उस प्रश्नों को सही कर सकते हैं। यहाँ लिखा है इससे मिलता जुलता सेट बताना है, 4, 2 और 1। बड़ा सिंपल है, 4 का आधा 2 है और 2 का आधा क्या है 1। देखो 2 का आधा 3 होता नहीं है, 64 का आधा 16 होता नहीं है, 3 का आधा 2 होता नहीं है, 20 का आधा 10 और 10 का आधा 5। तो एक ही ऑप्शन बैठेगा, ऑप्शन नंबर डी। यहां लिखा है बस सड़क पे चलती है तो जहाज कहां चलेगा भाई? समुद्र पे चलेगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न 10, 13 और 16। तो देखिए 10 और 13 में कितने की बढ़ोतरी हुई? 3। और 13 से 16 कितने की बढ़ोतरी हुई? 3। ऐसा केवल एक ही विकल्प में 13 में 3 बढ़ाए 16 और 16 में 3 बढ़ाए 19। तो सी विकल्प बिल्कुल सही था। तो शुरुआत के 3 प्रश्न तो बहुत ही इजी है। यहां पर आपके सामने एक श्रृंखला दी है तो आपको बताना है लुप्त जगह पे कौन सा आएगा। तो सी विकल्प इसका सही बैठेगा। 3-3 के जोड़े बनेंगे तो यहां आप कुल अक्षर गिनेंगे तो 12 या 15 मिलेंगे। तो 12 या 15 में 12 अक्षर है या 15 अक्षर है, इनमें 3 का भाग जाता है तो 3 के जोड़े बना सकते हैं आप। तो यहां सबसे पहले खाली जगह के हिसाब से 2, 2 के बाद 5, फिर 6, 6, 2। तो यहां 6, 6, 2। तो यहां देखो 256, 256, 256, 256 और 256। तो इस प्रकार ये सीरीज बनी है जो केवल एक ही विकल्प रखने से विकल्प सी से बनेगी आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंगो को ये लिखा है तो एप्पल को क्या लिखेंगे? तो यहां देखो हर अक्षर में 2-2 प्लस किए गए हैं। कितने प्लस किए गए हैं? 2। तो ए में 2 प्लस करोगे तो क्या आएगा? सी। पी में 2 प्लस करोगे तो आर, पी में 2 प्लस करोगे तो आर, एल में 2 प्लस करोगे तो एन और ई में 2 प्लस करोगे तो जी। तो सब में आपने +2 करने हैं जैसा कि इस एग्जांपल में दिया गया है। तो CRRNG, तो CRRNG इज ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम, तो देखो ABCD लिखनी पड़ेगी इसके लिए। ये आपकी ABCD है। ये कह रहा है कि इस ABCD के अक्षरों में प्रथम 4 अक्षर, ये प्रथम 4 अक्षर इसको विपरीत लिख लें। फिर अगले 5 अक्षर, 5 में 4 जोड़ो 9, तो 9 तक विपरीत लिख लें। आगे 6, 9 और 6 15, 15 पे क्या आता है? ओ। और इस प्रकार विपरीत लिखते जाएं। तो आगे देखें, ये पूछ रहा है विपरीत लिखा जाए तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां। तो दाएं से 8वां, तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखना दायां और बायां जब भी होता है वो प्लस होता है। तो दाएं से 8वां और बाएं से 7वां कितना होता है? 15। गिनना हमेशा वहां से जिसका नाम पहले लिखा हुआ, तो दाएं से 15 गिनते हैं। तो यहां से गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो अब इस चीज को विपरीत लिखा है तो आप इसको गिनोगे 12, ये लिखोगे 13, ये लिखोगे 14 और ये लिखोगे 15। तो 15 पे कौन सा अक्षर आया है? एम। यहां आपके सामने यहां तक 11 है, 12 यहां से क्यों नहीं गिना है? क्योंकि इसने इस टुकड़े को विपरीत लिखा है। तो आप 12 यहां से 12, 13, 14 और 15 पे आपको एम मिलेगा। तो एम इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगली एक सीरीज है 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 4 कितना होगा भाई? 48। आगे आप 48 × 5 करोगे तो 240, 240 × 6 करोगे तो 1140। तो यहां आपके जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसकी जगह पर आपको सही विकल्प मिलेगा 48, यानी ऑप्शन सी। यहां आपको इनको सार्थक क्रम यानी डिक्शनरी के अनुसार जमाना है। तो देखें यहां पहला अक्षर P है, यहां P है, 2 जगह P है, यहां C है और J है। तो दोस्तों देखें 2 जगह तो J है और 2 जगह P है और 1 जगह C है। तो यानी इन सब में सबसे पहले C आता है। तो यानी जो 3 नंबर का विकल्प है वो सबसे पहले आएगा। तो ये ऑप्शन तो कट गया और ये ऑप्शन कट गया। 3 नंबर का विकल्प यहां है
और कहां पर है, यहां पर है। सॉरी, ये विकल्प नहीं कटा है, ये तो चलेगा, ये विकल्प कट गया है। तो अब देखें, सी के बाद देखो अगला अक्षर पी है और अगला अक्षर जे है, तो एबीसीडी बोलने में पहले क्या आता है, जे आता है। तो यानी जे आता है, तो ये जो चौथे नंबर का जो स्पेलिंग है, सॉरी सी, ठीक है, सी फर्स्ट पे आ गया है। सी के बाद पी यू जे यू, पहले जे, तो नंबर 4, तो ये आएगी नंबर 2 पे, तो है ना। तो पहले 1 3 आएगी, 3 के बाद क्या आएगी भाई, 4। जे के बाद जे यू डी और जी भी साथ में, जे यू डी जी भी साथ में है। अगला अक्षर ई है, तो अगला अक्षर ई है। ये स्पेलिंग पहले आएगी, ये 1 नंबर पर और ये 2 नंबर पर 4 आएगा, और 3 नंबर पे जो है वो आपके 5 आएगा। तो ये 3 नंबर पे आपके आएगा 5। आगे आपके सामने है, ये P है, तो P से P कट गया है। पहले O आता है कि U आता है, तो पहले O आता है। तो यहां पर 1 2 और 3, ये नंबर होगा 4 और ये होगा नंबर 5। तो 4 नंबर पे ऑप्शन आएगा 1 और 5 नंबर पे ऑप्शन आएगा 2। तो ये इसका सही सार्थक क्रम होगा 3 4 5 1 2। तो 3 4 5 1 2 यहाँ ऑप्शन में कहीं लिखा नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से रह गया है। तो आप ये इसका उत्तर सही होगा 3 4 5 1 2। नेक्स्ट सवाल है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो नहीं बनाया जा सकता है, तो ये नहीं बनाया जा सकता है, कारण कि यहां पर आपको यू दिख रहा है और इस स्पेलिंग में कहीं यू नजर ही नहीं आ रहा है, तो ये स्पेलिंग इससे नहीं बनेगी, बाकी चारों विकल्प बनेंगे। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो दोस्तों यहां त्रिभुज गिनना है, तो देखें गिनते हैं, 1 2, इन दोनों से मिलके बन रहा है 3। ये वाला त्रिभुज कौन सा, यहां से यहां तक, कितने हो गए दोस्तों, 4। फिर ये वाला त्रिभुज कौन सा, यहां से यहां तक, कितना हो गया है, 5। फिर ये वाला त्रिभुज कौन सा, ये कितना हो गया है, 6। फिर यहां से यहां तक त्रिभुज कितना हो गया है, 7। इन दोनों को मिलकर बन रहा है, कितना त्रिभुज हो गया है, 8। यहां से यहां तक पूरा कितना हो गया है, 9। यहां से यहां तक पूरा कितना हो गया है, 10। और एक इसके विपरीत बना हुआ है ये पूरा, जो कि कितना हो गया है, 11। इस प्रकार के चित्र में अमूमन कोई ट्रिक नहीं लगती है, आपको धैर्य बनाकर आराम से एक एक त्रिभुज गिनने पड़ेंगे। तो यहां 11 त्रिभुज मैंने आपको गिन के बताए हैं, तो दी गई आकृति में 11 त्रिभुज मौजूद हैं। अगला है, जॉइन को ये लिखते हैं, पॉकर को ये लिखते हैं, तो जॉकर को क्या लिखेंगे? तो आप ध्यान से देखें, ओ लिखा हुआ यहां पे, इसका अर्थ 5 है। यहां फिर से ओ लिखा है, इसका अर्थ भी 5 है। यानी ये फिक्स कोड का क्वेश्चन है, या कुछ प्लस माइनस नहीं करना होगा, तो आपको बस देखकर कॉपी करना है। तो सबसे पहले जे ओ, तो 8 5, तो जे ओ का क्या हो जाएगा, 8 5। फिर क्या है, के, तो देखो दोस्तों के 3 नंबर पे, तो के का नंबर कितना हो गया, 3। फिर आपको पता करना है ई आर, तो लास्ट में ई आर है और लास्ट में 2 1 है, तो ई आर का अर्थ जो हो जाएगा वो 2 1। तो 85 321 जो है वो आपको ऑप्शन डी में मिलेगा। तो डी इसका राइट आंसर होगा। लिखा है, गणितीय चिन्हों में से उस संयोजन का चयन करें जिन्हें दिए गए समीकरण में x के स्थान पर रख दिया जाए तो समीकरण संतुलित हो जाए। तो ये जो 3x दिए हैं, इसकी जगह आप विकल्प बी रखते तो बिल्कुल सही हो जाता, कि यहां भाग लिख दूं, यहां बराबर लिख दूं और यहां क्या लिख लूं, प्लस। तो देखो 12 में 4 का भाग दोगे 3 बराबर, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3, तो 3 बराबर 3, यानी दोनों साइड 3 3 आ गया, तो समीकरण क्या हो गई है, संतुलित हो गई है। यहां लिया है, पटना के निवासी, बिहार के निवासी और भारत के निवासी, तो डी सही होगा, क्योंकि जो पटना का निवासी है, पटना बिहार में है, तो मतलब वो बिहार का निवासी है, और जो बिहार है वो भारत का एक राज्य है, तो जो बिहार का निवासी है वो भारत का निवासी होगा। तो डी विकल्प बिल्कुल सही बैठेगा। फिर से आया है, मां, चाची और औरतें, तो देखो जो मां होती है
और जो चाची होती है, ये दोनों ही औरतें होनी जरूरी हैं। अब कुछ चाची माँ होती है या कुछ माँ किसी की चाची भी होती है, तो ऑप्शन सी विकल्प इस पर बिल्कुल सटीक बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3:30 बजे मिनट की सुई पूर्व दिशा पे हो, ये कह रहा है 3:30 पर मिनट की सुई, ये होती है मिनट की सुई, ये कह रहा है इसकी दिशा उसको पूर्व ही चाहिए, और 3:30 पर मिनट की सुई 6 पे होती है, तो यहाँ 6 है तो यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, यहाँ 4 लिखना पड़ेगा, या 3, या 2, यहाँ 1, यहाँ 12, यहाँ 11, यहाँ 10, यहाँ 8, यहाँ 9, है ना, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 12, 11, 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, तो देखें 3:30 बजे, तो 3:30 बजे जो है दोस्तों घंटे की सुई आपको यहां दिखाई देगी, तो मिनट की सुई पूर्व दिशा में होगी, तो घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी, उत्तर पूर्व दिशा में होगी, तो यहां उत्तर पूर्व आंसर बिल्कुल सही है, घड़ी को घुमाकर बनाना होता है। अगला है एग्जाम का सही जलीय छवि। जलीय छवि मतलब उल्टा लिखना, ई वैसा ही दिखाई देगा, एक्स वैसा ही, ए ऐसा हो जाएगा और एम डब्ल्यू बन जाएगा, तो ये इसकी जलीय छवि है जो आपको ऑप्शन सी में दे रहा है। दर्पण छवि में लेफ्ट राइट चेंज होता है, जलीय छवि में ऊपर और नीचे चेंज होता है। यहां लिखा है एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, एक औरत है, इसकी ओर संकेत करते हुए एक आदमी कह रहा है, क्या कह रहा है, उसके इकलौते भाई का बेटा। आदमी कहता है कि उसके इकलौते भाई, यानी इस औरत का जो इकलौता भाई है और उसका जो बेटा है, मेरी पत्नी का भाई है, कि ये आदमी जो है ये कह रहा है कि मेरी पत्नी का क्या है भाई, भाई। तो ये आदमी कह रहा है कि ये जो व्यक्ति है वो मेरी पत्नी का क्या लगता है, भाई। अब लिखा है औरत उस व्यक्ति से क्या संबंध रखती है, ये औरत जो है इस व्यक्ति से क्या संबंध रखती है, तो ये इसकी पत्नी, ये पत्नी का भाई साला, साले के पिता ससुर, और ये है ससुर की बहन, तो वो औरत जो है वो उसके ससुर की बहन लगती है, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये बड़ा प्रश्न हो जाता है, यानी ऐसा प्रश्न आता है तो सबका ही टाइम लगता है, तो यहां इस प्रश्न का विकल्प है इनमें से कोई नहीं, तो ये बड़ी मुसीबत का काम हो जाता है। यदि ये तीनों ऑप्शन ट्राई करो और आखिर जाके पता चले कि इनमें से कोई नहीं, तो वही उत्तर है इसका। यहां डायग्राम कैसे बनाते हैं, जैसे अपन ऑप्शन बी का डायग्राम सबसे पहले भाग दिया है, भाग का अर्थ है पी बहन है क्यू की, यानी ये आर बहन बनेगी एम की, तो ये आर बहन बन गई है किसकी भाई, एम की। अगला निशान माइनस का, माइनस का अर्थ दे रखा है पी माँ है क्यू की, यानी एम माँ होगी एस की, तो ये एम माँ हो गई किसकी, एस की। अगला निशान प्लस का है, तो प्लस का अर्थ होता है पी पिता है क्यू का, यानी ये एस पिता है टी का, तो ये एस पिताजी है किसके भाई, टी के। आपको प्रश्न का उत्तर देना था एस भतीजी है आर की, तो ये एस जो है वो आर की भतीजी होनी चाहिए, तो ये इसकी बहन है, और बहन का बेटा जो है वो कभी भी आपके सामने भतीजी नहीं होता है, तो इस प्रकार ये विकल्प गलत था। बाकी दोनों विकल्प के चित्र बनाओगे तो भी गलत होगा, तो फाइनली आंसर क्या होगा, डी। ये गोले और बॉक्स जो है आपके ऐप के ऊपर रीजनिंग के फ्री सॉल्यूशन वीडियो डाल रखे हैं, तो उस रीजनिंग के फ्री सॉल्यूशन वीडियो में आपके सामने ये सब चीजें डाल रखी है, तो आप उसमें गोला कैसे, बॉक्स कैसे, किसी फैमिली का चित्र कैसे बनाते हैं, ये सब उसमें डाल रखा है, तो आप उसको देखकर भी डायग्राम बनाने की पद्धति सीख सकते हैं। अंजू 200 मीटर उत्तर की ओर चली, यहां से अंजू चली है 200 मीटर उत्तर की ओर, वहां से वह दाएं मुड़ी और 300 मीटर चली, यहां से वह दाएं मुड़ी और 300 मीटर चली। अब वह फिर से दाएं मुड़ी और 100 मीटर चली, फिर से दाएं मुड़ी और कितने मीटर चली, 100 मीटर चली। अब अंजू किस दिशा के सम्मुख है, तो देखो अब अंजू जो है वो किस दिशा के सम्मुख है, दक्षिण दिशा के सम्मुख है, तो डी दक्षिण आंसर बिल्कुल सही बैठेगा। बड़ा सिंपल सा है। आगे फिर से रक्त संबंध का प्रश्न आ गया है, ए बी का पिता है, ए पिता है किसका, बी का, बी सी का भाई है, ये बी भाई है किसका, सी का, डी सी की माता है, डी जो है वो माता है किसकी,
सी की। तो देखो भाई, ये दोनों भाई बहन है, ये इसकी माता, ये पिता है, तो ये दोनों शादीशुदा होंगे तभी ऐसा संभव है। लिखा है डी ए से किस प्रकार संबंधित है। ये जो डी है वो ए के क्या लगती है, तो डी ए के पत्नी लगेगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही बैठेगा। 35 व्यक्तियों के एक समूह में गोविंद का ऊपर से छठा स्थान है। गोविंद बैठा है ऊपर से कितना स्थान पर, छठे स्थान पर। कृष्णा गोविंद से 7 स्थान नीचे हैं। तो दोस्तों 7 स्थान नीचे हैं, तो कृष्णा देखो इससे 7 स्थान नीचे, तो 7 और 6 कितने हो जाएंगे, 13। अब कृष्णा का नीचे से स्थान बताना है। तो दोस्तों कुल व्यक्ति है 35। 35 में से कृष्णा का ऊपर से स्थान कितना है, 13, और एक वापिस जोड़ोगे तो उसका नीचे से स्थान आ जाएगा। 35 में से 13 घटाए तो आपके सामने 22, और एक जोड़ोगे तो 23वां स्थान। तो कृष्णा का जो नीचे से स्थान आपको जो चाहिए था वो है 23वां स्थान। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अयान केवल रेसर बाइक ही चलाता है। लिखा है देखो, अयान केवल रेसर बाइक ही चलाता है। पिछले हफ्ते अयान ने एबीसी नाम की एक बाइक खरीदी। एबीसी एक रेसर बाइक है, बिल्कुल है, क्योंकि अयान ने खरीदी है तो वो रेसर बाइक ही चलाता है। एबीसी एक रेसर बाइक नहीं है, तो ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, क्योंकि एबीसी एक रेसर बाइक नहीं होता तो अयान नहीं चलाता, क्योंकि अयान केवल रेसर बाइक ही चलाता है। तो यहां केवल निष्कर्ष पहला ही अनुसरण करता है। सभी एक्स वाई हैं, तो दोस्तों ये एक्स है और सारे एक्स क्या है, वाई। निष्कर्ष है सभी वाई एक्स है, सारे वाई एक्स में नहीं घुस सकते, ये गलत हो गया। कुछ वाई एक्स है, ये कह रहा है ये जो वाई का गोला दिख रहा है, इस वाई के गोले का कुछ भाग एक्स ने घेर रखा है, बिल्कुल घेर रखा है। तो दूसरा बात बिल्कुल सही कह रहा है, तो यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा बिल्कुल सही है। कुछ एक्स वाई है, ये एक्स, और कुछ एक्स क्या है, वाई, ये कुछ एक्स वाई बना दिए जी। निष्कर्ष है कुछ वाई एक्स है, कुछ एक्स वाई है तो कुछ वाई भी एक्स है, बिल्कुल सही है। सभी एक्स वाई है, सारे एक्स वाई में आ जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो ये गलत है। तो यहां केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक शब्द भिन्न है, तो भिन्न शब्द का चयन करना है। गणित एक विषय है, विज्ञान एक विषय है, भूगोल एक विषय है, जो पढ़ाए जाते हैं। कहां पढ़ाए जाते हैं, स्कूल में। तो बाकी सब सब्जेक्ट है तो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, तो स्कूल इनमें से सबसे अलग होगा। यहां है, नीचे एक ही पास एक ही 2 स्थितियां दी गई है, जिनके प्रश्नों पे 1 से 6 तक अंक दिए गए। प्रश्न 3 के विपरीत क्या आएगा, तो आपको 3 के विपरीत बताना है। तो ध्यान से देखें, यहां 4 है और यहां 4 है, 2 पासों में एक ही चीज कॉमन होती है, तो घड़ी में घूमते हैं। 4, 3 और 6। यहां पर 4 से घड़ी में घूमे तो 5 से घड़ी में घूमे तो 1। तो यहां 3 का विपरीत 5 आएगा। आपको यही पूछा है प्रश्न 3 के विपरीत क्या आएगा, तो 3 के विपरीत 5 आएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। वर्ष 2011 का कैलेंडर का प्रयोग अन्य किस वर्ष किया जाएगा, तो इसके लिए वर्ष में 4 का भाग देना होता है। कैलेंडर में पढ़ाया गया शेषफल 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे या 0 बचे। 1 बचे तो कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होता है, 2 या 3 बचे तो 11 साल बाद, और 0 बचे तो 28 साल बाद रिपीट होता है। तो वर्ष में 4 का भाग देना है, यानी 11 में 4 का भाग देना है। 4 दूनी 8, शेषफल कितने बचे हैं, 3, और 3 शेषफल बचे हैं। तो 11 वाला कैलेंडर जो है वो 11 साल बाद रिपीट होगा, क्योंकि आपको लिखाया है 2 या 3 बचे तो 11 साल बाद रिपीट होता है। तो 2011 में 11 जोड़ेंगे तो 2022 इसका राइट आंसर होगा। आगे देखें, यहां आपको लुप्त पद पता करना है कि लुप्त पद के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों देखें, यहां ऊपर वाली और नीचे वाली संख्या का गुणा किया गया है। 8 × 6 कितने होते हैं, 48। उस 48 में से नीचे वाली संख्या वापस घटाई गई है। 48 में से 8 घटाओ कितना होता है, 40, जिसको यहां लिखा गया है। वैसे ही यहां 21 इंटू कितना किया गया है, 25, और नीचे वाली संख्या वापस घटाई गई है 25, तो आपको बीच वाली संख्या बराबर मिलेगी 500। वैसे ही यहां अपन करेंगे 14 × 7 कितना होता है, 98,
और उसमें से नीचे वाली संख्या वापस घटानी है। 98 में से 7 घटाओगे तो आपके सामने आएगा 91, 91। तो 91 इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी। ऊपर और नीचे वाली संख्या को गुणा करना है और उस मान में से नीचे वाली संख्या को वापस घटाना है। 29 छात्रों की एक पंक्ति में केशव बाएं से 27वां, ये लिखा है केशव बाएं से कितना है 27वां, करण दाएं से 32वां है, यहां बैठा है करण दाएं से कितना 32वां। दोनों ने आपस में एक दूसरे से स्थान बदल लिए हैं, तब केशव बाएं से 34वां हो जाता है। केशव स्थान बदलता है तो बाएं से 34वां हो जाता है। पहले 27 पे था, 34 पे हो गया। कितने स्थान की बढ़ोतरी की उसने? 7। तो केशव तथा करण के मध्य में कितने छात्र हैं? तो दोस्तों ये 27 पे था, 34 पे हो गया, तो 7 की बढ़ोतरी हुई है। जितनी बढ़ोतरी होती है उसमें से हमेशा 1 घटाओगे तो मध्य में बैठे व्यक्ति ज्ञात हो जाएंगे। तो 7 में से 1 घटाओगे तो मध्य में कितने व्यक्ति आएंगे? 6। तो हमेशा याद रखिएगा मध्य में व्यक्ति ज्ञात करने हैं तो एक व्यक्ति जितने स्थान बढ़ता है उस स्थान की संख्या में से 1 घटा देना है। जैसे 27 से 34 हुआ है तो 7 स्थान बढ़ा है, मध्य में व्यक्ति ज्ञात करने हैं तो 7 में से 1 घटाना, हमेशा सही उत्तर आएगा 6। 30वां क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए। देखिए दोस्तों दिशाओं के नाम चेंज किए हैं। ये कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम क्या हो जाए? उत्तर। तो देखिए दक्षिण पश्चिम ये होता है, ये कह रहा है यहां ये क्या हो जाए? उत्तर हो जाए। दक्षिण पश्चिम क्या हो जाए? उत्तर हो जाए। तो उत्तर पूर्व क्या होगा? तो ये कह रहा है कि जो उत्तर पूर्व है ये क्या होगा? तो यहां से अपन क्लॉकवाइज चले तो यहां आए, तो यहां से अपन कितना डिग्री है? 135 डिग्री। तो यहां से अपन वापिस 135 डिग्री यहां घूमेंगे तो यहां से दिशाएं घूमकर कौन सी आ जाएगी? दक्षिण। जब वो यहां से यहां आई है तो ये यहां से यहां जाएगी, तो ये जो उत्तर पूर्व दिशा है अब क्या कहलाएगी? दक्षिण। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे रीजनिंग के 30 प्रश्न जो आपने टेस्ट के माध्यम से हल किए हैं, और यदि किसी प्रश्न में समस्या रही है तो इस वीडियो के माध्यम से आपकी समस्या दूर हो गई होगी। आगे आप अलग अलग भाग पढ़ेंगे, भाग बी इसके बाद कंप्यूटर के 30 प्रश्न होंगे, उसके बाद आएगा भाग बी सामान्य ज्ञान विज्ञान, उसके बाद महिला बाल अपराध, और अंत में आपके सामने राजस्थान का जीके। तो जो भी प्रश्न आपका डाउटफुल है इस वीडियो के माध्यम से आप उसकी समस्या को हल कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अर्जुन क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर मैं ऑफिसर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग टेस्ट के महत्वपूर्ण कंप्यूटर विषय को लेकर 30 क्वेश्चन जो है उनको लेकर डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दे रखा दोस्तों, जिसमें दे रखा निम्नलिखित में से कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, CD रोम ड्राइव और नेटवर्क सामग्री कंटेंट को प्रदर्शित कौन करता है? इस प्रकृति का क्वेश्चन दे रखा दोस्तों। जल्दी से ये जो आपका दे रखा 31 नंबर क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 31 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दे रखा है, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा कौन सा? माई कंप्यूटर। दूसरा दे रखा है रिसाइकल बिन। तीसरा दे रखा कंट्रोल पैनल। चौथा दे रखा टास्क मैनेज। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कौन सा दोस्तों? माई कंप्यूटर हो जाता है। कौन सा हो जाता है? माई कंप्यूटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका दे रखा है कि जब आप विंडोज़ स्टार्ट करते हैं तो दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन कहलाती है। देखिए जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम का आप स्टार्ट करते हो तो सर्वप्रथम जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे हम लोग डेस्कटॉप नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डेस्कटॉप। अगला क्वेश्चन दे रखा कंप्यूटर में वह डिफ़ॉल्ट डिस्क ड्राइव जिसमें सभी प्रोग्राम स्टोर रहते हैं और वहाँ से चलाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ड्राइव है? तो ये C ड्राइव जो है इसे रूट डायरेक्टरी नाम से भी जाना जाता है। आपका विंडो जो है बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल किस में रहता है? तो किस में रहता है? C ड्राइव में। अगला क्वेश्चन www का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है। कौन सा हो जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? A हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो दे रखा HTML का पूर्ण रूप पूछा है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है? D हो जाता है। जिसका ज़्यादातर प्रयोग जो है वेब पेज डिज़ाइन के लिए किया जाता है। लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट को ले जाना कहलाता है। तो अपलोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अपलोडिंग। और सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पर डेटा को लाना क्या कहलाता है? डाउनलोड कहलाता है। अगला क्वेश्चन कीबोर्ड और माउस किस श्रेणी में आते हैं?
तो ये इनपुट डिवाइस में आते हैं। कीबोर्ड सर्वाधिक प्रचलित टेक्स्ट इनपुट डिवाइस और माउस सर्वाधिक प्रचलित पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं। तो सारे के सारे ऑपरेशन जो है कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है, जिसमें पहला ऑप्शन दे रखा कौन सा, मदरबोर्ड, उसके बाद दूसरा दे रखा मेमोरी, तीसरा दे रखा CPU, चौथा दे रखा रैम। तो कौन प्रोसेस करता है, CPU करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर नाम से भी जाना जाता है। पहला CPU दुनिया का जो था वो इंटेल कॉरपोरेशन ने बनाया था, जिसका नाम क्या था, इंटेल 4004, जो कब बना था, 1970-71 में बना था। भारत द्वारा निर्मित पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, शक्ति, वर्ष 2018। IIT किसने बनाया था, मद्रास ने। नेक्स्ट जो दे रखा है, रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम जो है आपकी कैसी होती, परमानेंट मेमोरी होती, जिसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी मेमोरी कैसी होती, परमानेंट होती, ऐसी मेमोरी जिसे केवल क्या कर सकते हो, पढ़ सकते। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का भाग है। तो इसका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाता है। CPU के एलिमेंट कितने होते, 3 होते। सबसे पहला भाग जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता ALU, दूसरा होता कंट्रोल यूनिट CU, तीसरा होता मेमोरी यूनिट जिसे रजिस्टर नाम से भी जाना जाता है। तो CPU के 3 एलिमेंट होते हैं। इसका करेक्ट आंसर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो जिनके पीछे टर या कर लगता है वो आउटपुट डिवाइस होती है। तो कौन सी डिवाइस, प्रिंटर। प्रिंटर कैसी आउटपुट डिवाइस है, बाकी सारी की सारी इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में किसी डेटा या सूचनाओं को प्रविष्ट कराना क्या कहलाता है, इनपुट। जिन उपकरणों का उसके लिए प्रयोग करते हैं इनपुट डिवाइस कहलाती। स्क्रीन पर चीज़ें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले इनपुट डिवाइस को कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, पहला ऑप्शन दे रखा इंक मार्कर, इंक पेन, मैग्नेटिक पेन और कौन सा, लाइट पेन। इसमें आपके जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक स्क्रीन पर चुनी गई चीज़ों को, 43 नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है, इसका आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है, लाइट पेन हो जाता है। एक विशेष प्रकार की सेंसर युक्त स्क्रीन होती है जिस पर एक पेन के द्वारा क्या कर सकते हो, आप ड्रॉ कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस जिनके पीछे टर और कर लगता है वो सारी की सारी आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें जॉयस्टिक आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग करके उपभोक्ता कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डेटा प्रिंट या डेटा देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है, डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, बड़ी संख्या में लोगों के समक्ष प्रस्तुतिकरण करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो वो डिवाइस होती है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का प्रयोग जो है कंप्यूटर स्क्रीन को एक समूह के रूप में साझा करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में मॉनिटर को VDU नाम से भी जाना जाता है, जिसका पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी जरूरत सिस्टम को होती है, उनकी गैर मौजूदगी में सिस्टम कार्य नहीं कर सकते। ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा जाता है, दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, तीसरा क्या लिंकर, चौथा क्या लोडर और पांचवा डिवाइस ड्राइवर। ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में रखे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी ज़रूरत यूज़र को होती है, यूज़र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। यूज़र की 5 ज़रूरतें होती है, टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, पिक्चर, इमेज या फिर ग्राफिक्स हो सकता है और एनिमेशन हो सकता है। इन 5 ज़रूरतों के लिए पूरी करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए किया जाता है, मरम्मत और रखरखाव के लिए। MS वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। कंट्रोल के साथ C का प्रयोग किया जाता है कॉपी के लिए। कंट्रोल के साथ X तो क्या करता है, कट करता है। ये क्या करता है, पेस्ट करता है। क्या करता है,
MS वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल के साथ P का प्रयोग किया जाता है। O का प्रयोग तो ओपन के लिए होता है, इसका प्रयोग पेस्ट के लिए होता है, इसका प्रयोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। MS वर्ड में शीर्ष टॉप पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल के साथ होम का प्रयोग किया जाता है सबसे ऊपर जाने के लिए। दस्तावेज में अंतिम कार्यवाही पूर्वतः अंडू करने के लिए निम्नलिखित में से शॉर्टकट कुंजी होती है। याद रखना Y और Z अंडू तथा रीडू की होती है। एक कीवर्ड याद रखना यार, Y किसके साथ में? R के साथ में। तो Y तो किसका होगा? कंट्रोल के साथ में Y होता रीडू का, तो अंडू का कंट्रोल के साथ Z होता है। निम्नलिखित में से कौन GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS DOS नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका पूर्ण रूप होता है। एकमात्र कमांड यूजर CUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड यूजर इंटरफेस पर आधारित, कमांड लाइन इंटरफेस भी मिल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? एप्पल सफारी, अमेजॉन सिल्क, ओपेरा और पिकासा। पिकासा एक तरह का क्या है अभी? फ़ोटो को देखने और फ़ोटो को एडिट करने के लिए क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो इसका प्रयोग है वो किसके लिए करते हैं? फ़ोटो के लिए। CMOS का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर जो दे रखा है, किस में दे रखा है? C ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, टच स्क्रीन मॉनिटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? टच स्क्रीन मॉनिटर इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए होता है इसका प्रयोग। टच स्क्रीन केवल इनपुट होता है, मॉनिटर आउटपुट होता है, दोनों एक साथ दे रखे इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए। HD, SD, VGA आदि शब्द किससे संबंधित है? 57 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पहला ऑप्शन दे रखा है गुणवत्ता प्रदर्शन, उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है ध्वनि गुणवत्ता, मेमोरी क्षमता, प्रसंस्करण क्षमता। इसका करेक्ट आंसर गुणवत्ता प्रदर्शन हो जाता है। HD का हाई डेफिनेशन होता है, VGA का वीडियोग्राफिक एरे होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मोबाइल सिस्टम के लिए बना ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, लिंक्स ओवर RTOS के रूप से जाना जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन, इसका पहला ऑप्शन दे रखा है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा ऑप्शन जो आपका दे रखा है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है। तो 59 का है वो C हो जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग जहाँ पर समय की विशेष बाध्यता होती है वहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझानों को एक श्रृंखला में सीरीज में चित्रित करता है? तो इसका चार्ट करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन दे रखा लाइन चार्ट, उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है डोनट चार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लाइन चार्ट। जैसे हम लोग क्रिकेट स्कोर बोर्ड में देखते हैं इस तरह के एक चार्ट बनता है जिसमें दो बिंदुओं को किसी रेखा के माध्यम से जोड़ा जाता है, उसे कहते हैं लाइन चार्ट। तो ये आपका कौन सा हो जाता है? लाइन चार्ट। तो ये आपके कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जो थे ये हम लोगों ने डिस्कस किए। धन्यवाद। थैंक टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा प्रचंड 50 के दूसरे टेस्ट का पार्ट बी, जो कि आपके भारत के सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और समसामयिकी से संबंधित है। और इसमें प्रश्न संख्या आपके 61 से 95 तक शामिल होंगे। कहाँ तक? 95 तक। याद रखिएगा, कहाँ तक शामिल होंगे? 95 तक शामिल होंगे। एक सेकंड। हाँ जी, पहला प्रश्न हमारा, हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, हड़प्पा कालीन जो कालीबंगा शहर है ये कहाँ पर है? राजस्थान में। और इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। और कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां होता है।
ठीक है। और कालीबंगा से हमें अलंकृत ईंट का प्रमाण मिला है, लकड़ी की नाली का प्रमाण मिला है, शल्य क्रिया का प्रमाण मिला है, भूकंप का साक्ष्य मिला है। और कालीबंगा में मृतकों का जो अंतिम संस्कार है वो 3 प्रकार से किया जाता था। एक तो पूर्ण दाह संस्कार, पूरा जला दिया जाता था, पूर्ण शवाधान यानी कि पूरा दफना दिया जाता था, और एक है आंशिक शवाधान यानी कि पहले मरने के बाद में डेड बॉडी को जंगल में छोड़ दिया जाता था और फिर जो अवशेष बचते थे जानवरों के खाने के बाद में तो उसको दफना दिया जाता था कालीबंगा, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तृतीय राजधानी कहकर संबोधित किया है। तृतीय राजधानी कहकर के क्या किया है? संबोधित किया है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्या अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक राजा कब बना था? 273 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में 269 में उसने अपना क्या करवाया था? राज्याभिषेक करवाया था। क्या करवाया था? राज्य अभिषेक कराया था। और 261 बीसी में उसने क्या लड़ा? कलिंग युद्ध लड़ा। अशोक ने राजा बनने के बाद में एक ही युद्ध लड़ा और वो कौन सा युद्ध था? कलिंग। और इस युद्ध के बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने क्या कर लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। और अशोक का जो 13वां शिलालेख है, अशोक का जो 13वां शिलालेख है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? और भाब्रू अभिलेख से, भाब्रू अभिलेख से अशोक के बौद्ध होने का क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। भाब्रू अभिलेख से अशोक के क्या बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। और अशोक ने आपके आजीविक संप्रदाय के लिए, किसके लिए? आजीविक संप्रदाय के लिए, आजीविक संप्रदाय के लिए बिहार में बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं बनाकर दी थी, याद रखिएगा। और आजीविक संप्रदाय की स्थापना की थी आपके मखली गोशाल ने। किसने की थी? मखली गोशाल, मखली गोशाल ने की थी आजीविक संप्रदाय की स्थापना। अगला प्रश्न हमारा, किस शासक से पराजित होने के पश्चात हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा था? यानी कि हुमायूं, देखिए हुमायूं का जो टाइम पीरियड है, हुमायूं राजा कब बना? बाबर की मृत्यु के बाद में 1530 और 1540 ईस्वी तक वो राज करता है। 1539 और 1540 में 2 युद्ध लड़ता है। एक युद्ध का नाम होता है चौसा का युद्ध और एक युद्ध का नाम होता है आपके कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज कह लीजिए या बिलग्राम कह लीजिए, बिलग्राम। इन दोनों ही युद्धों में शेर शाह सूरी हुमायूं को पराजित कर देता है और 15 वर्षों के लिए हुमायूं को इधर से उधर भटकने के लिए क्या कर देता है? मजबूर कर देता है। और चौसा के युद्ध में एक निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। भिश्ती ने क्या की थी? हुमायूं की जान बचाई थी और हुमायूं ने इसे एक दिन का क्या बनाया था? बादशाह बनाया था। हुमायूं ने इसे क्या बनाया था? एक दिन का बादशाह बनाया था। और 1555 ईस्वी में हुमायूं पुनः सत्ता प्राप्त करता है, वापस से 2 युद्ध लड़ता है, एक मच्छीवाड़ा का युद्ध और एक सरहिंद का युद्ध। और हुमायूं पुनः भारत का क्या बनता है? मुगल बादशाह बन जाता है और ज्यादा समय तक वो इंजॉय नहीं कर पाता है, राज सत्ता का भोग नहीं कर पाता है और 1556 ईस्वी में ही उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, किसके शासनकाल में चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर आया था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इल्तुतमिश के काल में। देखिए 1221 ईस्वी, मध्य एशिया में एक राज्य है ख्वारिजम और यहां का जो राजा था जलालुद्दीन मांग बरनी, जलालुद्दीन मांग बरनी। तो चंगेज खान ने ख्वारिजम राज्य पर आक्रमण किया और वहां का राजा जलालुद्दीन मांग बरनी भागकर कहां आ गया? भारत में आ गया था।
और उसका पीछा करते करते चंगेज खां भी कहां पर आ गया था, भारत की सीमा पर आ गया था। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को भारत से जाने के लिए कह दिया और इल्तुतमिश का जवाब सुनकर के जलालुद्दीन भारत से चला गया और उसका पीछा करते करते चंगेज खां भी भारत से चला गया। तो चंगेज खां भारत आया था, मतलब भारत की सीमा तक आया था, किसके समय? इल्तुतमिश के समय आया था, 1221 ईस्वी में आया था। और इल्तुतमिश को दिल्ली का पहला सुल्तान कहा जाता है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और पहला शासक, भारत का मुस्लिम शासक जिसने खलीफा से शासन करने का अधिकार प्राप्त किया था और पहला शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। एक चलाया था चांदी का टका और एक चलाया था तांबे का जीतल। क्या चलाया था? तांबे का जीतल चलाया था। क्या चलाया था? तांबे का जीतल चलाया था। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला, और इसके सिक्कों पर नंदी का चित्र मिलता है और चौहान घुड़सवार का चित्र मिलता है। अगला प्रश्न हमारा, काकोरी कांड 1925 ईस्वी के लिए किसे फांसी की सजा नहीं दी गई थी? याद रखिएगा, किसे फांसी की सजा नहीं दी। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी और आपके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक संस्था थी जिसने इसके घटना को अंजाम दिया था और इसके तहत 4 व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया गया था, जिसमें से एक है आपके रोशन सिंह, एक है राजेंद्र लाहड़ी, एक है आपके अशफाक उल्ला खां और एक है आपके राम प्रसाद बिस्मिल। कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। इन 4 व्यक्तियों को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे और भागने के लिए कामयाब रहे, इसलिए इन्हें फांसी की सजा नहीं दी गई थी। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, 27 फरवरी 1931 को कहां? इलाहाबाद में। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने खुद को क्या कर ली थी? गोली मार ली थी। याद रखिएगा, गोली मार ली थी, लेकिन अंग्रेज इन्हें पकड़ नहीं पाए थे, आजाद थे और हमेशा क्या रहे? आजाद ही रहे। और इसमें एक व्यक्ति थे आपके सचिंद्र सान्याल। इसी घटना में, कांड में कौन शामिल थे? सचिंद्र सान्याल थे, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। सचिंद्र सान्याल को क्या सजा दी गई थी? आजीवन कारावास की। अगला प्रश्न हमारा, सलीमुल्लाह और आगा खां तृतीय ने किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन किया था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में और कहां पर हुई थी? ढाका में। और मुस्लिम लीग के बारे में याद रखना, इन्होंने अपने 1908 अमृतसर अधिवेशन में, 1908 के अमृतसर अधिवेशन में किसकी मांग की थी? पृथक निर्वाचन की मांग की थी। किसकी मांग की थी? पृथक निर्वाचन की मांग की थी। और अंग्रेजों ने 1909 के अधिनियम, जिसे मॉडले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं, तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की थी। याद रखिएगा, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी आगा खां सलीमुल्लाह ने की थी। कहां पर की थी? ढाका में की थी। और मुस्लिम लीग ने अपने 1908 के अमृतसर अधिवेशन में पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की थी और जिसे 1909 ईस्वी में लागू कर दिया गया, 1909 के कानून के तहत। अगला प्रश्न है हमारा, मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव? तो 1940 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी और इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना थे। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। और पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति था आपके चौधरी रहमत अली। कौन थे? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करने वाले चौधरी रहमत अली थे। याद रखिएगा, इन्होंने पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? प्रश्न संख्या है हमारा 68, स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है। तो यह है हमारी काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी, जिसे अपन एक भाषा में रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और ये आपके कपास की खेती के लिए क्या है? काफी अच्छी होती है। किसके लिए? कपास की खेती के लिए
काफी अच्छी होती है। ये मुख्य रूप से आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। जीवाश्म की मौजूदगी के कारण ही इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है। किसके कारण होता है? जीवाश्म की उपस्थिति के कारण ही इसका रंग क्या होता है? काला होता है। और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजम कहते हैं। क्या कहते हैं? चेरजोनम। क्या कहते हैं? चेरजोनम कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नोजम, क्या कहते हैं? चेरनोजम कहते हैं। चेरनोजम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती, यानी कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो साबरमती नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। इसके अलावा और भी कई नदियां हैं, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, लूणी है, शरावती है, जवाई है। ये सारी नदियां कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है। कहां पर गिरती है? अरब सागर। नर्मदा नदी के बारे में आता है कि ये नदी आपकी डेल्टा नहीं बनाती और भ्रंश घाटी में बहती है। किस में बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है और डेल्टा नहीं बनाती। और नर्मदा नदी के ऊपर ही आपके जबलपुर में, एमपी में, कौन सा है जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। अगला प्रश्न है, भोर घाट कहां पर स्थित है? प्रश्न संख्या है हमारा 70। भोर घाट कहां पर है? तो ये लोनावला महाराष्ट्र में है और ये मुंबई और पूना को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मुंबई और पूना को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? एक आता है भोर घाट, एक आता है पाल घाट। क्या आता है? पाल घाट। ये आपके अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य स्थित है। अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ये कोयम्बटूर और केरल को आपस में जोड़ता है। कोयम्बटूर और केरल को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। और एक आता है थाल घाट। क्या आता है? थाल घाट, जो मुंबई और नासिक को आपस में जोड़ता है। थाल घाट जो मुंबई और नासिक को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न हमारा, बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? प्रश्न संख्या 71। तो बाजरा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान है। गुजरात किसके उत्पादन में फर्स्ट है? मूंगफली के उत्पादन में है। और मध्य प्रदेश आपके सोया प्रदेश कहते हैं इसे, ठीक है, के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न, चीनी उद्योग के लिए उपयोगी कच्चा माल की सूची में सम्मिलित नहीं है। चीनी उद्योग के लिए यानी कि निम्न में से कौन सी चीज की आवश्यकता नहीं है? तो वो हो जाएगा हमारा गाजर की आवश्यकता नहीं है। बाकी गन्ने से बनती है, चकुंदर है, मकई सिरप आदि से चीनी बनती है, चीनी उद्योग के काम आती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 73। अगला प्रश्न हमारा 73, स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष में भारत में प्रथम बार जनगणना की गई थी? तो पहली जो स्वतंत्र भारत की जनगणना की गई थी 1951 में। वैसे पहली जनगणना की गई थी 1872 ईस्वी में। किसके समय की गई थी? लॉर्ड मेयो के समय की गई थी। और 1881 ईस्वी में पहली नियमित जनगणना की गई थी लॉर्ड रिपन के समय। किसके समय की गई थी? लॉर्ड रिपन के समय की गई थी। और जो 2011 की जनगणना है ये देश की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? 7वीं जनगणना है। अगला प्रश्न हमारा, लिंगानुपात का क्या अर्थ है? लिंगानुपात का क्या अर्थ है? ठीक है, और लिंगानुपात का अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? और भारत का लिंगानुपात कितना है? 943, यानी कि हर 1000 पुरुषों पर 943 महिला है। ठीक है, और सबसे अधिक लिंगानुपात भारत में कहां पर है? केरल में है। कहां पर है? केरल में, जहां पर 1084, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। और सबसे कम कहां पर है? हरियाणा में है। कहां पर है सबसे कम? हरियाणा में 879, यानी कि 1000 पुरुषों पर 879 ही महिलाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों का निम्न में से कौन सा क्रम राज्यों में साक्षरता के बढ़ते हुए क्रम को दर्शाना है। यानी कि राज्यों की साक्षरता के हिसाब से सबसे कम किसकी है, फिर ज्यादा किसकी है, फिर किसकी ज्यादा है, उस हिसाब से आपको बताना है। प्रश्न संख्या है 75 और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प बी। क्या होगा? विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते क्रम में है, ये क्या है? बढ़ते क्रम में साक्षरता के अनुसार राज्यों का क्रम है। तो यहां पर बिहार की साक्षरता सबसे कम है, फिर अरुणाचल की है, फिर गोवा की, केरल की, यानी कि केरल की साक्षरता सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट उद्यान किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला मतलब प्रथम राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1936 ईस्वी में की गई थी। और ये कहां पर है? ये उत्तराखंड में। पहले इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क था। और देश की आजादी के बाद में इसका नाम रखा गया था रामगंगा नेशनल पार्क। और बाद में इसका नाम 1900 तकरीबन 56 में बदल करके क्या कर दिया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था 1957 ईस्वी में। सॉरी, कब कर दिया गया था? 1957 ईस्वी में इसका नाम क्या कर दिया गया था? जिम कॉर्बेट। और देश की आजादी के बाद में इसका रामगंगा नेशनल पार्क नाम रखा गया था। और रामगंगा नदी इससे अभ्यारण्य के बीच से बहती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किसके उत्पादन के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का पन्ना जिला जो हीरे के उत्पादन के लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। यहां पर हीरे की खाने हैं पन्ना में। अगला प्रश्न हमारा, किस वर्ष गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? और ये 2009 में किया गया था। कब किया गया था? भारत का जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन। और इसे कब घोषित किया गया था? 2009 में। अगला प्रश्न, कौन सा स्थान यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? और इसमें जो सही जवाब होगा 79 का वो होगा बी, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए, कांजीरंगा और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य ये दोनों असम में है। कांजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और केवला देव और सरिस्का दोनों ही राजस्थान में है, लेकिन ये आपके यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो दल बदल से संबंधित जो अनुसूची है वो है आपके अनुसूची 10। 11 है आपके ग्राम पंचायतों से संबंधित, पंचायती राज से, और 12 है आपके नगर पालिकाओं से, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, और 9 है आपकी भूमि सुधार से संबंधित, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन से विधेयक 2020 में प्रस्तुत, निम्न में से कौन सा विधेयक 2020 में प्रस्तुत किया गया था? और यह है आपके आंध्र प्रदेश पंचायती राज दूसरा अधिनियम जो 2020 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसका संबंध 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से है? तो पंचायती राज का है। किसका है संबंध? पंचायती राज का है। और नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन है। और दल बदल से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित, जो अनुसूची 10 की व्यवस्था करता है। और मौलिक कर्तव्य को आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। किसके द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, जो 1976 ईस्वी में वह मौलिक कर्तव्य, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, याद रखिएगा, मौलिक अधिकार थे। और मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। और संविधान का भाग 4 क मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था करता है। क्या करता है? 4 क। और अनुच्छेद 51A ये आपकी किसकी व्यवस्था करता है? मौलिक कर्तव्यों की। पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन, सॉरी, और नगर पालिकाओं से संबंधित है 74वां। कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन है। दल बदल से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न हमारा, ओजोन क्षय कारक पदार्थ ऐसे रसायन होते हैं जो पृथ्वी को सुरक्षा देने वाले ओजोन परत को नष्ट करते हैं, और निम्नलिखित में से कौन से ओजोन क्षय कारक पदार्थ नहीं है? इसमें हमारा जो जवाब होगा वो होगा पोटेशियम परमैंगनेट।
ये आपके ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये तीनों ही ओजोन परत को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं होता है? और इसमें है आपके टाइलिन का, किसका संबंध नहीं होता है? टाइलिन का संबंध अग्नाशय से नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है? असम से बिहू, कौन सा है? बिहू नृत्य असम का नृत्य है, प्रसिद्ध, याद रखिएगा, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल प्रश्न भी है, बिहू। और गरबा आप सभी जानते हैं कहाँ का है, गुजरात का नृत्य है। मंजूषा पेंटिंग का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? मंजूषा पेंटिंग का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो ये है आपके बिहार, और बिहार में भी प्रसिद्ध कहां पर है? भागलपुर। क्या है? भागलपुर में है। ये आपके मंदिर के आकार के बक्से होते हैं, तो जो बांस, जूट और कागज के बनाए जाते हैं और जिसमें मंदिर के सभी पात्र रखे हुए होते हैं। ठीक है, मंजूषा पेंटिंग संबंध किससे है? बिहार से है। अगला प्रश्न हमारा, किस मुगल सम्राट ने दीनपना नगर की स्थापना की थी? दीनपना नगर बसाया था हुमायूं ने। और एक आता है जहांपनाह नगर, कौन सा नगर? जहांपनाह नगर, ये बसाया था आपके एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था। किसने बसाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? यह है आपके गुजरात में है। कहां पर है? 88 कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध ट्रॉफी थॉमस कप से पुरस्कृत किया जाता है? थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखिएगा। थॉमस कप किससे संबंधित है? और हॉकी से कौन कौन से हैं? आगा खां कप, नेहरू कप, याद रखिएगा। फुटबॉल से है आपके डुरंड। ठीक है, और नारंग है आपके टेनिस से संबंधित, नारंग कप। ठीक है, तो आगा खां नेहरू कप है हॉकी से संबंधित। इसके अलावा आपके सुब्रतो कप भी किससे संबंधित है? मेजर ध्यानचंद कप, ये भी हॉकी से संबंधित है। डुरंड कप है या संतोष ट्रॉफी है, ये फुटबॉल से संबंधित है। और थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झांझरिया का संबंध किस खेल से है? पैरा ओलंपिक देवेंद्र झांझरिया का संबंध किस खेल से है? आपके प्रश्न संख्या 90, और यह है भाला फेंक से संबंधित है। किससे है? भाला फेंक। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1927 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1927 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध टेबल टेनिस से है? किससे है? टेबल टेनिस से है। इसका जो सही जवाब होगा हरमीत राजुल देसाई, हरमीत राजुल देसाई। अगला प्रश्न हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है भारत का वो कौन सा है? मासीनाम, मेघालय, खासी पहाड़ियों में है। देखिए, मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी और खासी पहाड़ियों में ही कहा है मासीनराम स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्न में से कौन सी है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो इसका जवाब होगा बी, गेहूं और चावल। क्या है? गेहूं और चावल भारत की मुख्य खाद्य फसल है। फिर आता है, किसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? वह लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। ठीक है, और इसको सूंघने के बाद में व्यक्ति ऑटोमेटिक हंसने लगता है। ठीक है दोस्तों, अगला भाग है आपका महिला और बाल अपराध से संबंधित, जिसके 10 प्रश्न आते हैं। तो यहाँ महिला और बाल अपराध के 96 से 105 प्रश्न है आपके सामने। तो महिला बाल अपराध का पहला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति वधू या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार के दहेज की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है, तो उसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 के किस धारा के अंतर्गत, ध्यान से सुनिएगा, पूछा क्या है, किस धारा के अंतर्गत जुर्माना देना होगा? तो यानी आपको कुल मिला के पूछा है कि दहेज निषेध अधिनियम में जुर्माने की धारा कौन सी है? तो दहेज निषेध अधिनियम में जुर्माने की धारा कौन सी है? धारा 4।
तो आपको और भी इस प्रकार के अन्य कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये दहेज से जुड़ी धाराएं हैं। धारा 2 है, दहेज का अर्थ बताया गया है। धारा 2 में दहेज का क्या बताया गया? अर्थ। धारा 3 में दहेज लेना देना एक क्या है? अपराध बताया गया है। धारा 4 में दहेज की मांग के लिए जुर्माना, जो अभी प्रश्न था। धारा 4A में प्रकाशन या विज्ञापन के माध्यम से व्यवसाय संपत्ति में हिस्से का प्रस्ताव रखना। धारा 6 दहेज विवाहिता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किया जाना। धारा 8A घटना के 1 वर्ष के अंदर शिकायत दहेज की। धारा 8B दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति। तो ये सभी दहेज की धाराएं आपको याद रखनी पड़ेगी। फिलहाल आपका जो पिछला वाला प्रश्न था उसने कहा था दहेज के लिए जुर्माना किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 4। दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 304, आईपीसी की धारा पूछी है 304 किससे संबंधित है? तो आईपीसी की धारा 304 जो है वो दहेज के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए सजा का प्रावधान जो है वो धारा 304 के तहत है। बाकी आप देखो यहां लिखा है दहेज निषेध अधिनियम संशोधित, तो यहां दहेज से संबंधित है तो बलात्कार का कोई लेना देना नहीं है। बलात्कार, यौन शोषण, बच्चों का अवैध व्यापार, तो दहेज के कारण मौत यही है क्योंकि दहेज निषेध अधिनियम का प्रश्न पूछा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत के बच्चों के खिलाफ अपराध जो लगभग है दुगुनी संख्या में हो गए, तो ये एक आंकड़े का प्रश्न है। ये पिछली भर्ती में भी पूछा गया था, दुगुना हो गया है आंकड़ा ये। धारा 376 धारा 376 बलात्कार से संबंधित है और उसमें भी पर्टिकुलर 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ कोई बलात्कार करता है तो उसके ऊपर धारा 376 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और आपको बलात्कार की अन्य धाराएं भी याद रखनी चाहिए। धारा 376 केवल बलात्कार, 376A स्त्री को डरा धमाकर बलात्कार करना जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, यानी बलात्कार के कारण मृत्यु हो जाए तो 376A। 376B पति द्वारा पत्नी से अलग होने पर पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाना भी बलात्कार कहलाएगा। धारा 376C किसी अधिकारी द्वारा बलात्कार करना। 376D सामूहिक बलात्कार करना। 376DA 16 वर्ष, जो भी आपका सवाल आया था कि 376DA किससे संबंधित है? 16 वर्ष। और यदि 12 वर्ष से कम आयु की लिखता तो 376DB। तो ये आपको बलात्कार की धारा याद रखनी चाहिए। इन हरेक के ऊपर कोई भी प्रश्न बन सकता है। खाली जगह, साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार करने पर मौत की सजा। यदि 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ कोई बलात्कार करता है तो उसे मौत की सजा का प्रावधान है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम की लड़की और 21 वर्ष से कम के लड़के को नाबालिग माना गया है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के को नाबालिग माना गया है। वर्तमान में कानून चेंज हो रहा है, अब लड़की की उम्र भी 21 वर्ष करने की योजना बन चुकी है और लगभग बिल पास हो चुका है। कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों ये एक्ट जो लागू हुआ है 1/1/1996 को, इस दिन तो ये लागू हुआ है। और वैसे ये एक्ट जो है वो कौन से वर्ष का है? 1994। तो यहां आपको लागू कब किया गया है ये पूछा गया है। तो लागू तो ये 1/1/1996 को लागू हुआ है। और आपको कितना ही पूछे कि PCPNDT एक्ट कौन से वर्ष का है, तो ये एक्ट 1994 का है और लागू कब हुआ? 1996 में। इस प्रकार ये और भी अन्य एक्ट दे रखे हैं और उनके सामने उनके वर्ष लिखे हैं कि ये एक्ट कौन से वर्ष के हैं। तो जैसे यहां लिखा है PCPNDT अधिनियम 1994, इसको कहते हैं 1994 है, लेकिन ये लागू 1/1/1996 को हुआ था। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में किस कोर्ट को अधिकार है? तो इस प्रकार के सबूत जुटाने का जो अधिकार है वो आपके सामने सिविल कोर्ट को है, तो सिविल कोर्ट बिल्कुल सही आंसर है। धारा 376DB, अभी अपन ने धाराएं पढ़ी थी, उसमें था 376DA और 376DB। DA है 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार और DB है 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार, और इसके लिए मौत की सजा का प्रावधान है। सन में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम पारित किया गया। अभी आपको एक लिस्ट बताई थी, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ये वर्ष 2013 में लागू किया गया था। अभी पिछली टेबल में आपके सामने कौन सा एक्ट कौन से वर्ष का है तो वो सब उस टेबल में था। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चंस थे महिला और बाल अपराध के। उम्मीद है आपने सबने सही किए होंगे, जो गलत हुए आप इसको याद कर लेंगे। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं परीक्षा का हमारा चौथा भाग कांस्टेबल परीक्षा का, जो कि किससे संबंधित है, राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित है। और इसमें जो आपका पेपर आएगा, प्रश्न संख्या 106 से लेकर के 150 तक के जो प्रश्न होंगे वो राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान जीके का पहला प्रश्न। पूर्ण राजस्थान का वह स्वरूप जिसे हम आज देखते हैं वह कितने चरणों में पूरा हुआ था। पूछ रहा है कि जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था वो लगभग कितने चरणों में पूरा हुआ था। और सभी जानते हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में पूरा हुआ था। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 18/3/1948 को शुरू हुई थी और 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुई थी। याद रखिएगा, ठीक है। तो 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था और 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था। और कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। और राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। कितने दिन का समय लगा था? 14 दिन का समय लगा था। अगर सन की बात करें कि भाई कौन कौन से सन में हुए थे, तो याद रखिएगा कि जो 3 चरण हैं वो 1948 में हुए थे। आपके कितने में हुए थे? 1948 में हुए थे। एक आपके 49 में हुआ था, 3 1948 में हुए थे, 2 आपके 1 सेकेंड 3 1948 में हुए थे, 2 आपके 1949 49 में हुए थे, एक आपका 50 में हुआ था और एक आपका 1956 में हुआ था। तो राजस्थान के जो 7 चरण है उनका ईयर है, अगर तारीख याद रखनी हो तो आपको 18, 25, 18, 30, 15, 26, 01। तो तारीख भी याद रख सकते हो। याद रखिएगा किसी का नंबर है, जैसे आपके 18, 25, 18, 30, 15, 26, 01। ये आपके 7 चरणों की आगे की तारीख है, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 01। ठीक है। और सन कौन कौन से हैं? 1948, 1949, 1950 और 56। याद रखिएगा। अगर महीना याद रखना हो तो मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। तो कौन से महीने हो जाएंगे बीच के? मार्च, अप्रैल, मार्च, ठीक है, मई, जनवरी और नवंबर। अगला प्रश्न हमारा, कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ यानी कि मीरा मंदिर में आपकी किसकी स्मृति में एक छोटी सी छतरी का निर्माण करवाया गया था? इसका जो सही जवाब होगा आपके रायदास या रैदास या स्वामी रविदास। ये आपके रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। और इनकी छतरी कहां पर बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। मीरा के गुरु थे, याद रखिएगा किसके गुरु थे। और इनके जो कथन हैं हमें गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलते हैं। किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, एकी आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 ईस्वी में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलनरत थे? यानी कि एकी आंदोलन किसने चलाया था? याद रखिएगा, एकी आंदोलन किसने चलाया था? तो एकी आंदोलन चलाया था आपके मोतीलाल तेजावत ने। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। क्या बोलते हैं? आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने बनवासी संघ की स्थापना की थी। किसकी? बनवासी संघ की स्थापना की थी। और इन्होंने चित्तौड़ के मात्र कुंडिया से इस आंदोलन को शुरू किया था। कहां से? चित्तौड़ के मात्र कुंडिया से इस आंदोलन को शुरू किया था, ठीक है। और इनका जन्म के बारे में भी पूछा जाता है कि मोतीलाल तेजावत का जन्म कहां पर हुआ? तो कोलियारी गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? कोलियारी गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? कोलियारी गांव में हुआ था। याद रखिएगा, एक ही आंदोलन, आदिवासियों का मसीहा कहते हैं, मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ के, वहां से आंदोलन की शुरुआत की थी, बनवासी संघ की स्थापना की थी, ठीक है। और इनका जन्म कोलियारी गांव में हुआ था। अगला, सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? ठीक है। और राजस्थान मतलब सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1952 ईस्वी, ठीक है। इस तारीख को ये अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था? राजस्थान विश्वविद्यालय का पूरा नाम क्या था?
ठीक है। और इसका जो पुराना नाम है, पुराना नाम ये था राजपूताना विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना आपके जनवरी 1947 में की गई थी और 1956 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, आपके राजस्थान विश्वविद्यालय कर दिया। तो राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या है, राजपूताना विश्वविद्यालय, और ये आपके राजस्थान का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, राजस्थान विश्वविद्यालय, जिसका पुराना नाम राजपूताना। स्थापना हुई थी जनवरी 1947 में और 1956 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, राजस्थान विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में जोधपुर से पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, पहला प्रश्न तो ये हो गया कि कायलाना झील कहां पर है, आपको बताना है, जोधपुर में जो प्रश्न बताया गया। अब इस झील का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, इस झील का निर्माण कराया था आपके प्रताप सिंह ने 1872 ईस्वी के लगभग करवाया था, याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, कायलाना झील को आपके हाथी नहर से, कहां से, हाथी नहर से पानी प्राप्त होता है। और अणोराज का भी प्रश्न आता है कि अणोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण कराया था अजमेर में, याद रखिएगा। किस झील का निर्माण कराया था, अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, महाराणा कुंभा ने किस पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, नागौर के शासक पर, मालवा गुजरात की सेना पर, दिल्ली के सुल्तान और शाकंभरी के शासक पर। तो महाराणा कुंभा ने किस पर विजय के बाद में, जीत की खुशी में विजय स्तंभ बनाया था, तो वो होगा हमारा विकल्प बी, मालवा। और इसमें सही जवाब होगा, मालवा का राजा था महमूद खिलजी। क्या होगा, महमूद खिलजी होगा। और इसे 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में हराया था। कौन से युद्ध में हराया था, सारंगपुर के युद्ध में पराजित किया था। और उस युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या निर्माण कराया, विजय स्तंभ, जिसे मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। विजय स्तंभ को क्या बोलते हैं, मूर्तियों का अजायब घर या भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। और कर्नल टॉड ने, किसने, कर्नल जेम्स टॉड ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे क्या बताया है, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है। और विजय स्तंभ की जो 9 मंजिला इमारत है, 9 मंजिला इमारत में जो तीसरी मंजिल है, इस पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। कितनी बार, 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। और 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, याद रखिएगा, कोई मूर्ति नहीं है। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो 120 फीट ऊंची है, याद रखिएगा, कितनी ऊंची है, 120 फीट ऊंची है। और महाराणा स्वरूप सिंह के समय इस पर बिजली गिर गई थी और इन्होंने इसकी क्या करवाई थी, मरम्मत कराई थी। तो विजय स्तंभ, इसे आपके कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। और एक आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, वो भी चित्तौड़गढ़ में ही है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, या जैन कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ये भी कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। और इसका निर्माण जैन व्यापारी आपके जीजा शाह ने कराया था। किसने कराया था, जीजा शाह ने। और यह 7 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला इमारत है, 7 मंजिला। और इसकी जो हाइट है वो 75 फुट है। और इसकी कितनी है, 100, हालांकि शुरुआत में 122 फीट थी, लेकिन बाद में जब बिजली गिरी तो इसकी हाइट थोड़ी कम हो गई। ठीक है, 120 फीट हो गई। ठीक है, तो ये आपके महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में जो 1437 ईस्वी में लड़ा गया था, तो मालवा के राजा महमूद खिलजी फर्स्ट को हराया था। और इस जीत की उपलक्ष्य में उन्होंने विजय स्तंभ का क्या करवाया था, निर्माण कराया था। अगला प्रश्न हमारा, जूनागढ़ किले का नाम क्या है, पुराना नाम बताना है। जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या है। तो इसका जो पुराना नाम है चिंतामणि दुर्ग है। और जूनागढ़ का जो किला है वो कहां पर है, बीकानेर में है। कहां पर है, बीकानेर में है, याद रखिएगा, कहां पर है। और इसका जो नींव रखी थी जूनागढ़ के किले की, वो रखी थी राव बीका ने। किसने रखी थी, राव बीका ने रखी थी। और इसका जो पूर्ण रूप से निर्माण है वो राय सिंह ने करवाया था। बीकानेर के राजा किसने कराया था, राय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, राय सिंह ने करवाया था। और ये आपके हिंदू मुगल शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है, हिंदू और मुगल शैली में बना हुआ है। और जूनागढ़ के किले को आपके जमीन का जेवर कहते हैं। क्या बोलते हैं,
जमीन का जेवर कहते हैं। जूनागढ़ के किले को क्या बोलते हैं? जमीन का जेवर, या राती घाटी का किला कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? राती घाटी का किला कहते हैं। ठीक है, और ये पहला दुर्ग है जहां पर, यह पहला दुर्ग है जहां पर लिफ्ट बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? लिफ्ट बनाई गई थी। और इसमें कोई भी जौहर नहीं हुआ है, इस किले के अंदर भी कोई जौहर नहीं हुआ है। और जो लालगढ़ का किला है, ये आपके बीकानेर के ही महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में बनाया था। तो ये दोनों ही दुर्ग कहां पर है? आपके बीकानेर में है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, अरवारी नदी का उद्गम कहां से होता है? अरवारी नदी का, प्रश्न संख्या है 114, अरवारी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ये आपके सरिस्का की पहाड़ियों में, थानागाजी जगह है, वहां पर एक बांध बना हुआ है, वहां से थानागाजी से होता है, याद रखिएगा, अरवारी नदी का। और ये आपके देश की सबसे छोटी नदी मानी जाती है, जिसकी लंबाई मानी जाती है 90 किलोमीटर। ठीक है, क्या मानी जाती है? 90 किलोमीटर। पहले ये नदी एकदम मृत हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? पहले ये नदी एकदम मृत हो चुकी थी। और तरुण भारत संघ, एक संस्था है तरुण भारत संघ, और 70 गांवों की मदद से, तरुण भारत संघ और 70 गांवों की मदद से इस नदी को पुनर्जीवित किया गया है। और ये नदी आपके सरिस्का की पहाड़ियों के बीच से थानागाजी के पास से निकलती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उट्टगन नदी के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी नदी उट्टगन नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो गंभीरी नदी है, काली सिंध नदी है, लूणी नदी है, या रूपा रेल नदी है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा गंभीर नदी। क्या होगा? गंभीरी नहीं है, गंभीर नदी है। क्या है? गंभीर नदी। एक गंभीरी नदी अलग है। गंभीरी नदी क्या है? अलग। गंभीर नदी है जो यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? और ये आपके बनास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? बनास की। ये यमुना की सहायक नदी है और ये बनास की सहायक नदी है। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर एक किला बना हुआ है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। क्या नाम है? चित्तौड़गढ़ बना हुआ है। और आपके गंभीर नदी करौली जिले की मुख्य नदी है और इस पर मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बांध पांचना बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? पांचना बांध। मिट्टी का बना हुआ बांध, मिट्टी का बांध बना हुआ है, याद रखिएगा। मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन सा बांध है? पांचना बांध बना हुआ है। ठीक है, और गंभीरी नदी अलग है, गंभीर नदी अलग है। तो जो उट्टगन नदी कहते हैं, ये किससे कहते हैं? गंभीर नदी को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोट बांध के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोट बांध के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सूरज सागर बांध। कौन सा बांध है? सूरज सागर बांध है। ये साकंबरी की पहाड़ियों में झुंझुनू और सीकर जिले की सीमा पर स्थित है। कहां पर है? साकंबरी की पहाड़ियों पर। साकंबरी की पहाड़ियों पर है और झुंझुनू और सीकर राज्य की सीमा, सॉरी जिलों की सीमा पर क्या है? स्थित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान के टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित दिवेर पैलेस किस राजा से संबंधित है? प्रश्न संख्या है 117 और इसका जो सही जवाब होगा दिवेर पैलेस, यह है आपके महाराणा प्रताप से। दिवेर नाम से एक युद्ध भी लड़ा गया था 1582 ईस्वी में। महाराणा प्रताप और अकबर का सेनापति था इस युद्ध में, मतलब अकबर का जो इस युद्ध में कमांडर था वो था सुल्तान खां। और इस युद्ध को आपके कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन कहा है। क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन कहा है। क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किस भगवान के नाम पर किया गया है? किसके ऊपर किया गया है? केवलादेव घना पक्षी जो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण है, किस पर किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा
वो होगा बी, भगवान शिव के नाम पर किया गया है। किसके नाम पर किया गया है? भगवान शिव। और केवलादेव आपको पता है, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, और ये एशिया में पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है। क्या है? एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली है। एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली, पक्षियों की प्रजनन स्थली है। ठीक है, पक्षियों का इसे क्या बोलते हैं? साइबेरियाई सारस के लिए ये प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है? साइबेरियाई सारस के लिए, और लाल गर्दन वाले दुर्लभ तोते के लिए प्रसिद्ध है। लाल गर्दन वाले दुर्लभ तोते और साइबेरिया के सारस के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। और इससे 1985 ईस्वी में यूनेस्को की धरोहर में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। 1985 ईस्वी में यूनेस्को की धरोहर में इसे क्या किया गया था? शामिल किया गया था, प्राकृतिक धरोहर में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान के अबूर्दा पर्वत के एक शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? इसका जो सही जवाब होगा भगवान दत्तात्रेय। जो अबूर्दा पर्वत का जो पर्वत शिखर है, गुरु शिखर, उनका जो नामकरण किया गया है, किसके नाम पर किया गया है? भगवान दत्तात्रेय के नाम पर किया गया है, जो आपके अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस वर्ष गठित किया गया था? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस वर्ष गठित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1975 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग की लंबाई राजस्थान राज्य से गुजरने की श्रेणी में राजस्थान राज्य किस स्थान पर आता है? प्रश्न संख्या है हमारा 121। किस स्थान पर आता है? किसकी दृष्टि से? राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई राजस्थान राज्य से गुजरने की श्रेणी में। और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प बी, दूसरे स्थान पर आता है। किस स्थान पर आता है? बी, दूसरे स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर के गुजरता है? और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प बी, 3, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो है वो आपके राजस्थान से होकर के गुजरता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति किस वर्ष तैयार की गई थी? राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति किस वर्ष तैयार की गई थी? तो यह आपका विकल्प सी। और पवन ऊर्जा में राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और जो पहला स्थान है वो किसका है? तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु का। पवन ऊर्जा की दृष्टि, पवन ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा, जबकि तमिलनाडु का कौन सा है? पहला स्थान है। अगला प्रश्न हमारा, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर स्थित है? माणिक्यलाल वर्मा राजकीय टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर स्थित है? प्रश्न संख्या है 124 हमारा, और यह है आपके भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में है, याद रखिएगा, सिंपल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी? प्रश्न संख्या 125, और यह है, आप सभी को पता है, 3000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, बेरोजगार युवकों को दिए जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल है। प्रश्न संख्या, राजस्थान के 5वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है? ठीक है, जो कार्यकाल है वो है आपके 2015 से 2020 ईस्वी। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके ज्योति किरण थे। कौन थे इसके अध्यक्ष? ज्योति किरण। और अभी जो छठा है छठा वित्त आयोग है, उसके हैं प्रद्युमन सिंह। कौन है? प्रद्युमन सिंह है। कौन है? प्रद्युमन सिंह है, याद रखिएगा। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। और जो पहला वित्त आयोग गठित किया गया था राजस्थान का, वो आपके 1995 ईस्वी में गठित किया गया था। कब गठित किया गया था? 1995 ईस्वी में। ठीक है, तो 5वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है? 2015 से 2020 ईस्वी तक। और इसके अध्यक्ष कौन है?
ज्योति किरण, और जबकि छठा स्थापित हो चुका है जिसके अध्यक्ष कौन है, प्रद्युमन सिंह। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में पुलिस विभाग का मुखिया कौन होता है? राजस्थान में पुलिस विभाग का मुखिया कौन होता है? महानिदेशक होता है। कौन होता है? महानिदेशक होता है, डीजी कहते हैं जिसे हम। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारत का महत्तम इनक्यूबेशन सेंटर राजस्थान के किस शहर में प्रारंभ किया गया है? भारत का महत्तम इनक्यूबेशन सेंटर राजस्थान के किस शहर में प्रारंभ किया गया है? तो वो है हमारा जयपुर में। कहां पर प्रारंभ किया गया है? जयपुर में प्रारंभ किया गया है। और ये है क्या कि भाई ये स्टार्टअप व्यवसाय को विकसित करने में मदद करने वाले संस्थानों को इनक्यूबेशन सेंटर कहा जाता है। किसे कहते हैं? आपके स्टार्टअप व्यवसाय को विकसित करने में मदद करने वाले जो संस्थान हैं उनको क्या बोलते हैं? महत्तम इनक्यूबेशन सेंटर। और राजस्थान का पहला कहां पर खोला गया है? जयपुर में खोला गया है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय किया गया था? निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय किया गया था? तीसरी में, दूसरी में, सातवें में, नौवें में? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प बी, दूसरे में। और इसका कार्यकाल कितना था? 1956 से 1961 ईस्वी। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? मतलब सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर से राजस्थान में सबसे पहले शुरू की गई थी आपके भारत में, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। और इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना कार्यरत थी। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान सरकार ने ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण किस वर्ष में स्थापित किया था? राजस्थान सरकार ने ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण किस वर्ष में शुरू किया था? तो इसका सही जवाब होगा 1995 ईस्वी में। कब शुरू किया गया था? 1995 ईस्वी में शुरू किया था। अगला प्रश्न हमारा, जून 2020 तक राजस्थान की वर्तमान सरकार में शहरी विकास और आवास मंत्री कौन थे? वो थे आपके शांति कुमार धारीवाल। कौन थे? शांति कुमार धारीवाल थे। अगला प्रश्न है हमारा, जून 2020 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन स्थापित रहे थे? ठीक है, कौन स्थापित रहे थे? तो वो है इंद्रजीत महंती। इंद्रजीत महंती। और अभी कौन है आपके? अकील कुरैशी। राजस्थान के चीफ जस्टिस कौन है? अकील कुरैशी हैं। कौन है? अकील कुरैशी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्री रही है? राजस्थान में अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्री रही है? तो वो है आपका जवाब 1, और उनका नाम है वसुंधरा राजे। और ये 2 बार रही है, एक 2003 से 2008 तक, और फिर है 2013 से आपके 2018 तक। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री, एक ही महिला मुख्यमंत्री रही है, लेकिन वसुंधरा राजे कितनी बार रही है? 2 बार रही है। कितनी बार रही है? 2 बार रही है। अगला प्रश्न हमारा, जून 2020 तक राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो वो थे कलराज मिश्र। कौन थे? कलराज मिश्र थे, याद रखिएगा। कौन थे? कलराज मिश्र थे। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? यह है आपके 1994, विकल्प सी, किया गया था। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई थी। कौन से? 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई थी। और यह कब की गई थी? 1994 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेल प्रशिक्षकों और कोचों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? यानी कि जो आपके ट्रेनर होते हैं, गुरु होते हैं, उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है राजस्थान के अंदर? तो वो है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। और वैसे भारत स्तर पर दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और इसमें 1 लाख की कैश राशि दी जाती है। कितनी? 1 लाख रुपए की कैश राशि दी जाती है, नगद दिया जाता है। और महाराणा प्रताप जो पुरस्कार है, ये खिलाड़ियों को दिया जाने वाला राजस्थान सरकार का पुरस्कार है, सरोज पुरस्कार। और गुरु वशिष्ठ
खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला। अगला प्रश्न हमारा, गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? 1981 ईस्वी में किया गया था। राजकीय पक्षी कौन है? गोडावण, जिसे अपन कहते हैं सोन चिड़िया कहते हैं और द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। एक अन्य नाम ये भी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। सोन चिड़िया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोन चिड़िया भी कहते हैं या गुधन मेर भी कहते हैं। गुधन मेर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुधन मेर भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य द्वारा भारत का प्रथम जन सूचना पोर्टल प्रारंभ किया गया था? तो इसमें सही जवाब होगा हमारा विकल्प बी, राजस्थान। ठीक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इसे शुरू किया था 2019 में। कब शुरू किया था? पहला जन सूचना पोर्टल 2019 में शुरू किया था। और यहां पर आपको एक क्लिक द्वारा सारे सरकारी विभागों की सूचनाएं मिल जाएगी। एक ही पोर्टल पर क्या हो जाएगी? सारे सरकारी विभागों की सूचना आपको क्या हो जाएगी? उपलब्ध हो जाएगी। फिर भारतीय सेना का 2 दिवसीय सुदर्शन चक्र वाहिनी युद्धाभ्यास 2019 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इसमें जो सही जवाब होगा विकल्प बी, जैसलमेर में किया गया था। यह कहां पर किया गया था? जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री इंद्रजीत महंती पूर्व में किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं? पूर्व में किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं? हाँ जी, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बंबई उच्च न्यायालय के। अभी जो हमारे जो राजस्थान के चीफ जस्टिस है वो है अकील कुरैशी। ठीक है, और इनसे पहले थे आपके इंद्रजीत महंती। तो वो राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले किस न्यायालय में थे? तो वो बंबई उच्च न्यायालय में थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल श्री कलराज मिश्र पूर्व में किस राज्य के राज्यपाल रहे थे? किस राज्य के वो राज्यपाल रहे थे? प्रश्न संख्या है हमारा 141। कलराज मिश्र किस राज्य के वो राज्यपाल रहे थे? तो वो रहे थे हिमाचल प्रदेश के। कहां के रहे थे? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे थे कलराज मिश्र। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान के क्वीन हरीश जिनका हाल ही में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था, वे पेशे से एक थे। क्या थे? एक प्रश्न संख्या 142, वो एक नर्तक थे। क्या थे? नर्तक थे। क्वीन हरीश क्या थे? नर्तक थे। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था? तो वो हो जाएगा आपकी विकल्प डी, आहड़। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा था? कालीबंगा, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में रेल नेटवर्क अधिकतम किस जोन के अंतर्गत आता है? राजस्थान में रेल नेटवर्क अधिकतम किस जोन के अंतर्गत आता है? उत्तर पूर्वी रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे या मध्य पूर्व रेलवे? इसका जो सही जवाब होगा आपके उत्तर पश्चिम रेलवे में आता है। अधिकतम नेटवर्क किस में आता है? उत्तर पश्चिम रेलवे में आता है। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है अभी हाल ही में, तो वो है कालबेलिया नृत्य को। किसको किया गया है? कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रंथ चक्रपाणि मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया है? कौन सा ग्रंथ चक्रपाणि मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसका हो जाएगा सही जवाब हमारा देवमूर्ति प्रकरण। ठीक है, देवमूर्ति प्रकरण लिखा गया है मंडन के द्वारा। और मंडन किसके दरबार में थे? महाराणा कुंभा के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? कुंभा के दरबार में थे। जबकि चक्रपाणि मिश्र किसके दरबार में थे? महाराणा प्रताप के दरबार में थे। तो इनकी रचनाएं कौन सी हो गई? विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति। तो ये आपके मंडन की चक्रपाणि मिश्र की रचनाएं हैं। और एक रचना और है इनकी, व्यवहार दर्श।
कौन सी रचना है? व्यवहार दर्श। ये सारी किसकी रचनाएं हैं? चक्रपाणि मिश्र की। और देवमूर्ति प्रकरण किसकी रचना है? मंडन की रचना है। देवमूर्ति प्रकरण कह लीजिए, ठीक है, प्रसाद मंडन कह लीजिए, राजवल्लभ कह लीजिए, रूप मंडन, वास्तु मंडन, ठीक है। तो प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तु मंडन, ये किसकी रचनाएं हैं? आपके मंडन की। और मंडन किसके दरबारी विद्वान थे? आपके कुंभा के। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में किस वर्ष प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? राजस्थान में किस वर्ष प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो 1967 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। एक 1967 में, फिर 1977 में, फिर 1980 में और एक 1992 में। ठीक है, तो राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 4 बार के लिए। और सबसे कम कार्यकाल वाला ये था आपके, ठीक है, 1967 वाला, जो कि तकरीबन 42 डेज के लिए लगा था, 42 दिन के लिए लगा था ये। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? अभी राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो वो है सीपी जोशी। कौन है? सीपी जोशी हैं। अगला प्रश्न हमारा, बरौली मंदिर का संबंध किस वंश के शासकों से है? बरौली मंदिर का संबंध, ठीक है, ये है आपके गुज्जर प्रतिहार। किससे है? गुज्जर प्रतिहार। तो ये आपके जो मंदिर है गुज्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। और ये चंबल और ब्राह्मणी नदियों के संगम पर बना हुआ है। कहां पर? चंबल और ब्राह्मणी नदियों के संगम पर बना हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, 9वीं शताब्दी ईस्वी रावत भाटा में है। ये कहां पर है? रावत भाटा में है। और 9वीं शताब्दी का ये मंदिर है, 9वीं शताब्दी का बना हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, और आज के टेस्ट का लास्ट प्रश्न कंप्लीट, जो टेस्ट चल रहा है हमारा प्रचंड 50 उसका लास्ट प्रश्न है कंप्लीट टेस्ट 2 नंबर का। ठीक है, चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक कौन सा उद्योग कहा जाता है? चूना पत्थर का, तो वो है इस्पात संयंत्र। क्या है? इस्पात संयंत्र में चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रचंड 50 का ये कंप्लीट दूसरा टेस्ट था। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो ये 37 नंबर टेस्ट था। तो फिर मिलेंगे एक वीडियो, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।